जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना जो है करंट अफेयर सीरीज उसको कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम लोग दिसंबर मंथ में जो है पॉलिटी, आईआर और इकोनॉमी पे एक टॉपिक कर चुके हैं। तो इकोनॉमी वाला जो टॉपिक था थोड़ा सा लेंदी था, तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कल हम लोगों ने एक लेक्चर किया था। आज जो है हम लोग दूसरा लेक्चर करेंगे इकोनॉमी पे। तो इसमें जो है हम लोग शॉर्ट न्यूज जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है वो कवर करेंगे, जो मैगजीन में शॉर्ट न्यूज दिए होते हैं। इसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज जो है वो सही लग रहा हो, आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है इंडिया स्किल रिपोर्ट। तो सबसे पहली बात तो जो भी रिपोर्ट होते हैं, एक तो मैंने लेक्चर लिया था, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मैंने सारे रिपोर्ट को जो है कवर किया था। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वो वाला वीडियो। ठीक है, बाकी जितने भी ये रिपोर्ट होते हैं जो करंट अफेयर में आते हैं, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए वो रिपोर्ट जो है कौन सी एजेंसी या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उस रिपोर्ट को निकालता है। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिलीज बाय वी वी वॉक्स इन पार्टनरशिप विद AICTE और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब चूंकि यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, AICTE और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। AICTE क्या है आपका? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इंडिया के अंतर्गत जो भी टेक्निकल एजुकेशन में प्लानिंग चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, वो एक प्रकार से प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। ठीक, इसके अलावा ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? ये एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। तो कभी कभी जब पूछना होता है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल पूछना होता है, तो ये सभी यूपीएससी और बीसीएस में पूछ दिया जाता है। इसके अलावा ये स्टेचुरी बॉडी बनी बेसिकली 1987 में। तो 1987 में ये स्टेचुरी बॉडी बनी बेसिकली AICTE एक्ट के तहत। AICTE एक्ट के तहत 1987 में स्टेचुरी बॉडी बनी। मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत ये बॉडी आ जाती है। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। नेक्स्ट CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो CII के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1895 में ये एक प्रकार से एस्टेब्लिश हुआ था। तो एस्टेब्लिश हुआ था 1895 में। उस समय किसी और नाम से जाना जाता था, बाद में ये CEI नाम से जाना गया। CEI नाम से जाना गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। उसको फिर से रीनेम किया गया 1992 में, 1992 में CII के रूप में, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इसका क्या काम है? तो इसका काम है कि भाई ये क्रिएट ही किया गया था कि भाई एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर वातावरण दिया जाए जिसमें इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो। ठीक है, तो एक प्रकार से नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है CII। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस प्रकार से हो, इसके लिए ये गठित किया गया है। तो सिंपल सी बात है, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ में किस प्रकार से एनकरेज करना है। तो इतना काफ़ी होगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। बाकी यहाँ पे जो चार पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया मिशन, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना और संकल्प स्ट्राइव। अब संकल्प स्ट्राइव में आप कमेंट सेक्शन में बताइए, खैर मैं ही बता देता हूँ। संकल्प जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और स्ट्राइव जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मेरे ख्याल से इसमें वर्ल्ड बैंक भी हेल्प कर रही है कि भाई स्किल में किस प्रकार से ये करना है। तो आपको ये कम से कम पता होना चाहिए। संकल्प स्ट्राइव, खैर ये स्कीम पुरानी हो गई है, 4-5 साल पहले की स्कीम है। तो संकल्प स्ट्राइव जो है आपको इतना पता होना चाहिए कि संकल्प जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्ट्राइव जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर में आपको डिफरेंस तो आपको पता ही है कि सेंट्रल सेक्टर में बेसिकली टोटल इम्प्लीमेंटेशन फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है उसमें जो है एक प्रकार से रेशियो होता है कि इतना परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा, इतना परसेंट फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। ठीक है, अब आइए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सिंपल सी बात है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बजट पास होती है, गवर्नमेंट की फंडिंग, गवर्नमेंट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को फंडिंग देती है। प्रोसेस तो यही है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को फंडिंग देती है। मान लीजिए रोड बनाना है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, या कुछ स्कूल्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो गवर्नमेंट के, तो उसमें बेसिकली जो है गवर्नमेंट फंडिंग रिलीज करती है। तो भाई उसकी फंडिंग को ट्रैक कौन करेगा? तो उसकी ट्रैकिंग के लिए ये है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। एक प्रकार से ये वेब बेस्ड जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, ये वेब बेस्ड एक प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रकार से डाटा है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये आपका एक प्रकार से क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि फंड को ट्रैक करना, तो ट्रैक फंड।
तो यहाँ पे इसे दिखा हुआ भी है, ट्रैकिंग फंड रिलीज अंडर ऑल प्लान स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, चाहे हेल्थ स्कीम हो गया, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट हो गया, वो बेसिकली वो स्कीम को देखती है, उसका रेगुलेशन करती है, उसको फंड की ट्रैकिंग करती है, सही जगह पे सही पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है डिपार्टमेंट्स के द्वारा। और ये स्टार्ट किया गया था आपका 2009 में, 2009 में, ठीक। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो चाहे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, गवर्नमेंट का पैसा जहां जहां जा रहा है उसको ट्रैक करना इसका काम है। तो यहाँ पे चूंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने एक प्रकार से ये किया था, स्क्रूटनी की थी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते होंगे, उसमें भी बेसिकली पार्लियामेंट के अंतर्गत ये आ जाता है कि ये एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में, 1921 में, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था मोन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बेसिस पे, उसमें एक प्रकार से पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो गठित किया गया था। और ये हर साल गठित होता है, हर साल, ठीक है। तो एवरी ईयर। तो इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी होती है फंसाते हैं, यूपीएससी वाले जो होते हैं 4 ऑप्शन देते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, और एक प्रकार से आपका चेक करते हैं कि भाई आपको जो है फैक्ट्स याद हैं कि नहीं। तो हर साल गठित होता है अंडर रूल ऑफ प्रोसीजर, तो अंडर रूल ऑफ प्रोसीजर आरपीसी ये हर साल गठित होता है। तो कंडक्ट जो होता है बेसिकली ये लोकसभा के अंतर्गत होता है। और इसके चेयरमैन जो होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा स्पीकर उसको अपॉइंट करते हैं। तो लोकसभा स्पीकर इसको अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को, तो लोकसभा स्पीकर अपॉइंट करते हैं व्यक्ति को चेयरमैन के रूप में। और कुल मिला के पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, ये भी आपको आपको वैसे मिल जाएगा इसमें लक्ष्मीकांत में, फिर भी चूंकि यहाँ पे आ गया मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 22 मेंबर होते हैं, 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। लोकसभा को ऑब्वियसली जो लोकसभा स्पीकर जो होते हैं वो अपॉइंट करते होंगे, और राज्यसभा वाले को चेयरमैन करते होंगे। तो कुल मिला के 22 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट 48th मीटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। अब जीएसटी वाला जो भी पॉइंट है, जीएसटी के कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भी है कि अंडर आर्टिकल 27 279 ए 279 ए, ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, मेरे ख्याल से 122वां बिल था, ठीक है। 122वां अमेंडमेंट बिल था और 101st एक्ट था, और 2016-17 में एक प्रकार से आया था ये, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल इज ए फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट कंसिस्ट फॉलोइंग मेंबर। तो जो जीएसटी काउंसिल होता है इसमें आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन के रूप में, यूएम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस होते हैं, और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस। तो एक प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है, नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो ये सभी मेंबर्स होते हैं, और चेयरमैन जो होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो एक प्रकार से जो 48th मीटिंग हुआ है, ये चेयरमैन कौन रहे होंगे, एक प्रकार से आपके फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, तो ये रिकमेंडेशन देती है यूनियन और स्टेट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन इसका देना काम है, सलाह देना इसका काम है। क्या सलाह देती है, किस प्रकार से जो भी इशूज हैं जीएसटी में, ठीक है, जीएसटी में जो भी इशूज हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो जो जीएसटी गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इशूज हैं उसको लेकर एक प्रकार से रिकमेंडेशन देती है। बाकी इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं। जीएसटी के बारे में आपको पता ही है कि वन नेशन वन टैक्स स्लोगन के तहत, इस नारे के तहत इसका गठन किया गया था कि भाई जितने भी टैक्सेज उनको एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्स्यूम किया जाए, इंक्लूड किया जाए। और जीएसटी में इंक्लूड किया गया आपका एक्साइज टैक्स हो, ठीक है। तो एक्साइज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स वैट, इसके अलावा आपका सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, इन सभी को जो एक प्रकार से सब्स्यूम करके जो है जीएसटी बनाया गया था। इतने फैक्ट्स आपको कम से कम मिनिमम पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ सेस फंड बाय सेंटर। अब ये दो टर्मिनोलॉजी से सेस और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज जो है ये हमेशा न्यूज में रहता है। तो आपको कम से कम दोनों ही पता होना चाहिए कि इसका ये क्या होता है, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, और दोनों में क्या डिफरेंसेज होते हैं। मोटा मोटी अगर बोला जाए सेस और सरचार्ज, तो दोनों ही एक प्रकार से टैक्स होते हैं। आप इसको समझ लीजिए, 2 मिनट लगेगा समझने में। सेस और सरचार्ज दोनों एक प्रकार से क्या होते हैं, टैक्स ही होते हैं, ठीक है। लेकिन सेस को क्या कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, टैक्स ऑन टैक्स। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति। और सरचार्ज क्या होता है, एक लाइन में बोला जाए सरचार्ज क्या होता है, ये होता है चार्ज ऑन टैक्स। तो अंतर समझते हैं थोड़ा सा, क्या दोनों में मूलभूत अंतर होता है। अब समझिए सेस, मान लीजिए कि आपकी इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपया सालाना है, ठीक है। साल में आप ठीक ठाक कमा ले रहे हैं, 10 लाख रुपया कमा ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 10 लाख, ठीक। तो 10 लाख आप कमा रहे हैं, तो आपको मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर बता दें, आप टैक्स दे रहे हैं 10%, तो 10% आपने टैक्स दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 10 लाख का 10% आपका हो गया 1 लाख रुपया। तो आपने 1 लाख रुपया जो है गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, ठीक।
फिर क्या हुआ कि भाई सेस जो होता है, सेस जो होता है ये किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है। सेस और सरचार्ज में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सेस जो होता है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, सरचार्ज किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं होता है। तो सेस जो है ये एक स्पेसिफिक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पेसिफिक टास्क, तो इसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, उद्देश्य होता है। स्पेसिफिक पर्पज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कृषि कल्याण या स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छता के लिए, रोड सेस मतलब रोड बनाने के लिए, हेल्थ और एजुकेशन के लिए हो सकता है। तो मान लीजिए हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, तो जो भी पैसा कलेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में ही लगाया जा सकेगा और कहीं पैसा नहीं लग सकता है, तो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। खैर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए 10 लाख रुपया आपका इनकम है सालाना, उस पर टैक्स मान लीजिए 10% आप देते हैं, 1 लाख रुपया। अब इस पर मैं सेस लगाता हूँ, मान लीजिए इसमें मैंने सेस लगा दिया, फर्दर जो भी आपका टैक्स पेमेंट है, आपने 1 लाख रुपया टैक्स पेमेंट किया, तो क्या बोल रहा है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब आपके टैक्स पे, आपके 1 लाख रुपए पे फर्दर 10% सेस लगाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्वच्छ भारत सेस आपके ऊपर गवर्नमेंट लगाती है कि स्वच्छता पे खर्च किया जाएगा, आपके लिए किया जाएगा, तो 10% सेस लगाएगा, तो 1 लाख का 10% मान लीजिए 10,000 हो गया, ठीक है, 1 लाख का 10% 10,000 हो गया। तो आपको गवर्नमेंट को 1 लाख तो आप टैक्स दे ही रहे थे, साथ में 10% इंक्लूड करके टैक्स ऑन टैक्स आप गवर्नमेंट को 1,10,000 रुपया जो है गवर्नमेंट को देंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको मोटा मोटी मेरे ख्याल समझ में आएगा सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। आप जो भी टैक्स दे रहे हैं, एक 10 लाख पे आप ऑलरेडी 1 लाख टैक्स दे रहे थे, उसके ऊपर सेस लगा दिया गया, तो टोटल आपका जो एक प्रकार से टैक्स का अमाउंट टोटल बढ़ गया, ठीक है। और ये एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए लगाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया स्वच्छ भारत, हेल्थ, एजुकेशन, जिस पर्पज के लिए लगाया जाएगा उसी पे पैसा खर्चा गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। दूसरा, सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, सरचार्ज समझिए, उसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सरचार्ज बेसिकली ज्यादा बड़े अमाउंट के लिए लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा इंडिविजुअल इनकम सालाना, उस पर मान लीजिए टैक्स तो गवर्नमेंट लगा रही है, एक टैक्स तो लगता ही है, 10% मान लीजिए उस पर टैक्स लग गया, तो 50 लाख का 10% कितना होता है, ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा बताइए, 5 लाख, ठीक है। तो 50% कर दीजिए, 5 लाख रुपया हो गया, तो 5 लाख रुपया जो है 50 लाख में से 5 लाख रुपया ये टैक्स लग रहा है, ठीक, टैक्स लग रहा है। अब होता क्या है कि जो सरचार्ज होता है, सरचार्ज पहले एक प्रकार से इसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है, मान लीजिए फिर से 10% इसके ऊपर चार्ज लग गया, एक प्रकार से टैक्स ही है, ठीक है। तो 5 लाख का 10% फर्दर लग जाएगा, तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000 रुपया, मतलब 50,000 रुपया जो है गवर्नमेंट को उसको फर्दर देना पड़ेगा सरचार्ज के रूप में, ठीक। फर्दर क्या होगा, मान लीजिए इसके ऊपर अगर सेस लगाना हो गवर्नमेंट को, अगर इसके ऊपर सेस लगे तो फर्दर सेस लगेगा, तो 50,000 पे 10% मान लीजिए फिर से लगा दिया, तो क्या हो जाएगा एक प्रकार से 5,000 रुपया, ठीक है। तो उसको कितना देना पड़ेगा, 5 लाख तो शुरुआत में दे रहा था, फिर 50,000 दे रहा था, फिर 5,000, मतलब उसको 5,55,000, 5,55,000 जो है उसको देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि सरचार्ज जो होता है वो चार्ज ऑन टैक्स होता है, सेस जो है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, सरचार्ज जनरली बड़े अमाउंट का लगाया जाता है। और एक जो सबसे बड़ा मूलभूत अंतर है कि जो सरचार्ज होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं होता है, सरचार्ज ये भी टैक्स ऑन टैक्स ही है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन अंतर मैंने आपको बता दिया कि भाई सेस जो है ये परमानेंट सोर्स नहीं है। मान लीजिए कि किसी एक काम के लिए गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत सेस लगा दिया, उससे पैसे इकट्ठे हो गए, तो भविष्य में जब वो काम गवर्नमेंट का हो जाएगा तो फिर उस सेस को खत्म कर दिया जाएगा, जिस पैसे के जिस काम के लिए सेस लगाए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो काम अगर फिनिश हो गया तो गवर्नमेंट सेस बंद कर देगी, वो सेस जो है, जो सेस लेवी करती है, जो सेस इम्पोज करती है वो बंद कर देगी, ठीक है। तो ये मूलभूत अंतर है। दूसरी बात अंतर ये है कि जो सेस और सरचार्ज होता है, ठीक है, जो सेस होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेस और सरचार्ज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सेस और सरचार्ज का पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सेस और सरचार्ज का पैसा इकट्ठा किया, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करती है, पहली बात तो नॉट शेयर, सिमिलरिटी ये है कि भाई ये शेयर नहीं करती है। दूसरी बात, सेस के बारे में मैंने बताया कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, सरचार्ज ऐसा कुछ नहीं है, सरचार्ज आपका जनरल पर्पज के लिए होता है। एक तो ये कॉमन डिफरेंस है कि सेस जो है वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, और जो सरचार्ज है ये आपका जनरल पर्पज के लिए हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो सरचार्ज होता है, सरचार्ज सरचार्ज आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें जाता है पैसा, ठीक। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा गया, तो जब भी गवर्नमेंट को पैसा निकालना पड़ेगा, गवर्नमेंट बेसिकली बजट पास होगा, पार्लियामेंट के परमिशन के बाद जो है, पार्लियामेंट के परमिशन के बाद जो है ये पैसा निकलेगा, ये पैसा उसके बाद निकलेगा, बाकी जिसमें भी गवर्नमेंट खर्चा करे।
सेस में ऐसा नहीं है। सेस में जो भी पैसा जमा हुआ, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का जमा हुआ, तो गवर्नमेंट जिस काम के लिए भी निकाल रही है उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट होगा गवर्नमेंट का, जब चाहे बेसिकली उससे पैसे निकाल के खर्चा कर सकती है। एक बार जब वो काम हो गया उसके बाद सेस वाला काम बंद कर देगी उस पर्पज से इकट्ठा जो कर रही थी। आई थिंक आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा। काफी कंफ्यूजन मुझे भी होता था पहले, लेकिन एक बार मैंने ठीक से समझ लिया, आपको भी समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट, बैंक एश्योरेंस। अब बैंक एश्योरेंस क्या है? बैंक एश्योरेंस, यहाँ पे सी लिख दिया है, खैर है वही पर्पज, बैंक की बात हो रही है, बैंक एश्योरेंस। अब बैंक एश्योरेंस क्या है? एक प्रकार से इंश्योरेंस है। बैंक एश्योरेंस क्या है? एक प्रकार से इंश्योरेंस है। अब मान लीजिए कि आपको इंश्योरेंस लेना होता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे फेमस इंश्योरेंस किसका है? LIC का है। मेरे घर में भी 4-5 LIC है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे बोल रहा हूँ। सबके घर में होते हैं कि भाई LIC करा लेते हैं, इसके नाम पे, उसके नाम पे, पेरेंट्स के नाम पे, बच्चे के नाम पे, एक एश्योरिटी मिले भाई, कुछ अगर हो जाए तो कुछ पैसे एश्योर मिले, ऐसा एक था, ठीक है, एक कल्चर था, अभी भी है। तो बेसिकली बैंक एश्योरेंस क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आपको LIC कराना होता है, आपको जो बेसिकली बीमा कराना होता है, इंश्योरेंस कराना होता है, तो इंश्योरेंस कराने के लिए आप किसके पास जाते हैं? आप LIC के पास जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंश्योरेंस कराने के लिए आप किसके पास जाते हैं? आप LIC के पास जाते हैं। या इसकी तरह जो भी कंपनी है, मान लीजिए आदित्य बिरला का है या ABCD टाटा का है, ठीक है, मान लीजिए बजाज का है, तो जिसका भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास आप जाते हैं कि भाई हम इतने पैसे हर साल जमा करेंगे, इतने साल के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है या बीच में कुछ हो जाता है तो इतने पैसे मिलेंगे, या इतने साल तक मैं पैसे भरूंगा तो टैक्स वैक्स मिला के, मतलब इंटरेस्ट रेट मिला के मुझे इतने पैसे वापस मिलेंगे। ये एक जनरली इंश्योरेंस का कल्चर है। लेकिन मान लीजिए कि आज के टाइम में मुझे अपने पेरेंट्स के लिए अगर इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो मुझे आइडिया नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस का। मैं गूगल पे सर्च भी करूंगा तो ढेर सारे हेल्थ इंश्योरेंस मेरे को दिखेंगे, इस कंपनी के, उस कंपनी के, सब अपनी अपनी ये करेंगे। और सारे जो भी हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं सबका ऐसी बात नहीं है, सबका अलग अलग एक प्रकार से वो होगा, EMI अलग होगा, सबका इंटरेस्ट रेट अलग होगा, सबके वो जो एक प्रकार से जो होता है उसका पॉलिसी होती है, पॉलिसी सबकी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो मेरे को आइडिया नहीं है। तो ये जो बैंक बैंक इंश्योरेंस क्या है? बैंक इंश्योरेंस ये है कि भाई बैंक मिडिल मैन बन जाएगा। मान लीजिए कस्टमर है, कस्टमर मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पापा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, ठीक है, और बीच में बैंक जो है ये एक मिडिल मैन बन गया, ठीक है, और एक तरफ इंश्योरेंस कंपनी है। पहले मैं क्या करता था? पहले मैं इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली जो है, इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली मैं इंश्योरेंस लेता था, पॉलिसी में समझता था, इंश्योरेंस लेता था। अब मैं क्या करूंगा? मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाऊंगा, मैं सीधा बैंक के पास जाऊंगा, ठीक है। बैंक का इंश्योरेंस कंपनी के साथ ऑलरेडी एक टाई अप रहेगा कि भाई मैं सीधा बैंक से, किसी भी कंपनी का, मुझे LIC का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो मैं सीधा बैंक से ही ले लूंगा। आप समझ रहे हैं? मैं LIC का मुझे इंश्योरेंस चाहिए होगा तो सीधा जो है मैं बैंक से ले लूंगा, ठीक। तो इसमें होगा क्या कि इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो अपनी पॉलिसी सेल करेगी बैंक को, और बैंक अपनी पॉलिसी जो है, जो भी इंश्योरेंस वाली पॉलिसी है, वो सेल करेगी कस्टमर को। तो मुझे अगर पॉलिसी लेना होगा तो चूंकि बैंक पे हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, तो बैंक पे हम लोग भरोसा करेंगे, बैंक सीधा हमको पॉलिसी देगी, अपने को इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पॉलिसी सेल किया, अपना बेचा बैंक को, बैंक ने अपना सेल कर दिया कस्टमर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा? अपने को जो है बैंक से सीधा अप्रोच करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है बैंक इंश्योरेंस, टर्मिनोलॉजी थी, मैंने समझा दिया, हो सकता है भविष्य में बार बार ये चीजें यूज हो। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। अब बेसिकली जो है ये वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन डेवलपमेंट रिलीफ, एक प्रकार से इसमें फॉरेन जो रेसिपिएंट होते हैं उसकी बात चल रही है, कि जो रेमिटेंस, सॉरी, फॉरेन रेमिटेंस की बात चल रही है, कि रेमिटेंस जो है, आपको कुछ फैक्ट, 2-3 फैक्ट पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो टॉप है, टॉप मीन्स फर्स्ट रैंकिंग पे है इंडिया रेमिटेंस रिसीव करने में, बाद में मेक्सिको, चाइना है, और यहाँ पे टॉप 5 कंट्री का नाम है कि फॉरेन रेमिटेंस में कौन कौन सी कंट्री टॉप 5 में है, तो इंडिया टॉप पे है। मतलब फॉरेन रेमिटेंस होता क्या है कि भाई यहाँ से जो भी लोग बाहर जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं, UAE जाते हैं, US जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं भाई काम करने के लिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला बंदा हो, चाहे कोई भाई छोटे मोटे काम करने वाला बंदा हो, वहाँ जाके पैसे कमाता है क्योंकि वहाँ की करेंसी स्ट्रांग है, फिर वहाँ से पैसे अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे इंडिया में भेजता है, तो उसको फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं आसान भाषा में, ठीक है। तो फॉरेन रेमिटेंस में इंडिया टॉप पे है, पहली बात। और इसका फायदा होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो फॉरेक्स रिजर्व अपना होता है, फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, उसमें जो है एक प्रकार से ये बूस्ट करता है उसको, ठीक है, उसको एक प्रकार से बूस्ट करता है। तो आपको बस ये फैक्ट पता होना चाहिए। और एक और यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे, कि US जो है, यूएस यूएस एक प्रकार से UAE से
इसको एक प्रकार से पीछे छोड़ दिया। यूएस आउटफ्लो, यहाँ सबसे ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है फंड रेमिटेंसेस का। एक प्रकार से यूएस से सबसे ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है और सबसे ज़्यादा इनफ्लो कौन रिसीव कर रहा है? इंडिया रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। अब जितने भी रिपोर्ट होते हैं, मैंने तो अभी आपको बताया ही है कि भाई आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, बस इतना आपको कम से कम मिनिमम आपको इतना पता होना चाहिए। तो आईएलओ रिलीज करती है और इसने जो भी है ग्लोबल वेज रिपोर्ट निकाला, उसने बताया कि भाई कोविड-19 का जो पेंडेमिक था, महामारी था, इसका ठीक ठाक इफेक्ट है लोगों के कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस पे। तो सभी जो हैं लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। उनके जो बेसिकली इनकम थे उन पे हुआ है, उनके जो परचेजिंग पावर है उन पे हुआ है, उसका ठीक ठाक इफेक्ट है। बाकी ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उतना नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएलओ रिलीज करती है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, आपको इतना आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये बेसिकली ज्योग्राफी का एक प्रकार से टॉपिक हो जाता है कि भाई जो एक प्रकार से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मान लीजिए कि ये आपका जो बीच है, मतलब समुद्री तट है वो है, ठीक है। ठीक से मैं बना देता हूँ। ये मान लीजिए समुद्री तट है, ठीक है। तो समुद्री तट का क्या होता है, जो प्रोफाइल होता है, लैंड प्रोफाइल, वो धीरे 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 ऐसे हो जाता है, ठीक है। मतलब कम होता है, फिर ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा डीप जाता है, जो सी बेड होता है एक प्रकार से, ठीक है। तो एक प्रकार से एक प्रकार से जो आपका ये बीच होता है, उसमें एक हाई टाइड लाइन होता है, लो टाइड लाइन होता है। मान लीजिए ये हाई टाइड लाइन है, यहाँ तक जो है समुद्र का पानी आ रहा है, ठीक है, टाइड के द्वारा, जो ज्वार भाटा एक प्रकार से कहते हैं। तो ये हाई टाइड लाइन है, एचटीएल में कह दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए इसका लो टाइड लाइन है, मतलब ये आपका लो टाइड लाइन है, ठीक। और ये बेसिकली आपका ओशियन है, सी है, जो भी कहना है कहिए, ठीक है। तो इसमें जो 12 नॉटिकल माइल होता है, 12 एनएम में कह देता हूँ, 12 नॉटिकल माइल, ये आपका टेरिटोरियल सी होता है, टेरिटोरियल सी। तो टेरिटोरियल सी जो है 12 नॉटिकल माइल होता है। उसके अगला 12 नॉटिकल माइल जो होता है, इसको कॉन्टिग्युअस जोन कहते हैं, कॉन्टिग्युअस जोन कहते हैं, ठीक है, कॉन्टिग्युअस जोन कहते हैं। तो टेरिटोरियल सी से लेके, मतलब बियॉन्ड टेरिटोरियल सी, 200 नॉटिकल माइल जो होता है, 200 नॉटिकल माइल, ठीक। एक नॉटिकल माइल में आपको पता होना चाहिए कि 1.852 किलोमीटर होता है, मतलब 1.8 किलोमीटर आप मान लीजिए, 1.85 किलोमीटर मान लीजिए। तो एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि जो एक प्रकार से लो टाइड लाइन है, वहां से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी हो गया, और वहां से 12 अगले 12 नॉटिकल माइल कॉन्टिग्युअस जोन हो गया। और टेरिटोरियल सी के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऐसा जोन होता है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो भी कंट्री है, मान लीजिए इंडिया का जो समुद्री तट है, इंडिया का जो साउथ वाला पोर्शन है वो इस प्रकार से है। तो ये पूरा जो एक प्रकार से 200 नॉटिकल माइल एरिया जो भी होगा, उसमें इंडिया जो ओशियन है, उसमें जो भी ओशियन में मिनरल्स होते हैं, समझ रहे हैं ना, ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, उसको इंडिया एक्सप्लोर कर सकता है, उसको इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसको इंडिया चाहे तो उस एरिया को कंजर्व कर सकता है, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, वहाँ से चाहे तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, वहाँ पे फिशिंग फिशिंग हो सकती है। तो ढेर सारे एक प्रकार से सॉवरेंटी मिलती है, समझ रहे हैं ना, वो अधिकार मिलते हैं कि भाई इतना एरिया आपके कंट्रोल में है, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया। इसके अलावा इंडिया का 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है, काफ़ी लंबा है। कुल मिला के 9 स्टेट्स, स्टेट्स के नाम जैसा कि गुजरात, गुजरात से शुरू होता है वेस्ट साइड में, गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरला, फिर राइट साइड से आपका तमिलनाडु आ गया, फिर उसके ऊपर आंध्रा, आंध्रा के ऊपर आपका ओडिशा, ओडिशा के ऊपर बंगाल, ठीक है। तो कुल मिला के 9 स्टेट हो गए और 4 यूटी। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक प्रकार से वो किया गया है आपस में। और उसके बाद आपका लक्षद्वीप हो गया, पांडिचेरी हो गया, और अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। तो 4 यूटी, तो 9 स्टेट और 4 यूटी एक प्रकार से इसको कवर करते हैं। स्टेट में अगर देखा जाए तो गुजरात का सबसे लंबा बॉर्डर है, ठीक है, गुजरात का। और सब कुछ मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे देखा जाए तो अंडमान और निकोबार का जो है ये सबसे लंबा कोस्ट लाइन है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, किरित पारेख पैनल ऑन गैस प्राइस। ये सारे जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए, ये सभी फैक्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, किरित पारेख पैनल। किरित पारेख एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे। तो इन्होंने बेसिकली जो है गैस प्राइसेस को लेके इनकी कमेटी बैठी थी, ठीक है। तो बात बेसिकली इतने जो पैनल वाले प्रश्न होते हैं, मैंने पीसीएस में देखा है, यूपीएससी में देखा है, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। और गैस प्राइस को लेके इन्होंने किया है, बेसिकली इनका पैनल था, इनका रिकमेंडेशन है कि भाई एक फेयर प्राइस जो है कंज्यूमर्स का एक प्रकार से इंश्योर किया जाना चाहिए, और गैस का एक प्रकार से शेयर जो है वो इंक्रीज किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्राइस मैकेनिज्म होते हैं, प्राइस मैकेनिज्म में आपको कुछ नाम ध्यान रखना है, जैसे कि हेनरी, हेनरी हब, ठीक है, हेनरी हब। इसके अलावा एल्बर्टा। ये सभी प्राइस मैकेनिज्म इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, जिसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती हैं, नेशनल प्राइसिंग मैकेनिज्म होती हैं। ये सारे आपको आइडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स फॉर
अर्बन रिजुवनेशन, ठीक है। तो जो अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया, महुआ ने इनिशिएटिव लिया कि भाई शहरी शहरी में है, इस वजह से किस प्रकार से क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। उसके लिए सिटी फाइनेंस रैंकिंग की कि भाई इवैल्यूएट करे, रिकॉग्नाइज़ करे, ठीक है, रिवॉर्ड दे अर्बन लोकल बॉडीज़ को कि भाई इसमें सबसे पहले तो एरिया किस प्रकार से जो है हेल्थ एंड इम्प्रूवमेंट ओवर टाइम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और इसमें 4 बेसिस पे 4 मिलियन से ऊपर जो भी सिटी हैं, 4 बेसिस पे इसको वो किया गया, डिवाइड कर दिया गया। क्योंकि कुछ सिटी हैं जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ सिटी जिनका पॉपुलेशन कम है, उसमें 4 सिटी में डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा है सिटी ब्यूटी कॉम्पिटिशन, तो इसमें कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक लाइन में देख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं बताने को, ठीक। नेक्स्ट यही है एक्सेसिबिलिटी, एमेनिटीज़ क्या सुविधाएँ दे रही हैं और इकोलॉजी वहाँ का कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बेसिस पे जो है ये कॉम्पिटिशन है और वॉलंटरी है ये, ठीक है, ये वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कंपल्सरी है। नेक्स्ट अर्बन 20, तो अर्बन 20 जो है ये G20 प्रेसिडेंसी, अंडर G20 प्रेसिडेंसी, जैसा कि आपको पता है कि 2022 में जो है G20 प्रेसिडेंसी किसके पास थी? बाली, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के पास थी, बाली में हुआ था मीटिंग G20 का। और 2023 वाला जो है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में मैंने देखे हैं भर-भर के पूछे जाते हैं, फीफा कहाँ हुआ, अगला फीफा कहाँ होगा, कॉमनवेल्थ कहाँ हुआ, अगला कॉमनवेल्थ कहाँ होगा, तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। G20 पिछला कहाँ हुआ था, 23 में कहाँ होगा, 24 में कहाँ होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मीटिंग कहाँ हुई थी, ब्रिक्स की मीटिंग कहाँ हुई थी, G7 समिट कहाँ हुआ था। ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसका एक बार चेक करते रहिए, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट हैं ये सारे पॉइंट्स। आप देख लीजिएगा, पीवाईक्यू आप लोग देख लीजिएगा, मैं और निशांत से डिस्कस भी करते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2023 में जो है आपका G20 इंडिया होस्ट कर रहा है, दिल्ली में हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, थीम पता होना चाहिए, थीम। तो थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि अपना एक प्रकार से लिया गया है शास्त्रों से, कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भाई पूरा अर्थ जो है वो एक प्रकार से फैमिली है और हम लोग का एक ही भविष्य है। और 2022 वाले का जो थीम था मेरे ख्याल से रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, मेरे ख्याल से कोविड को लेके होगा कि भाई जल्दी से रिकवर किया जाए, तो रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो खैर इतने फैक्ट्स आपको मोटा-मोटी पता होना चाहिए। तो U20 जो है एक प्रकार से अर्बन 20 प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर सिटीज फ्रॉम G20 कंट्री, जो है G20 कंट्रीज हैं। G20 कंट्रीज में 19 कंट्रीज हैं, इसमें इंडिया भी है और यूरोपियन यूनियन है, टू फैसिलिटेट डिस्कशन ऑन द वेरियस इंपॉर्टेंट इशूज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों पर डिस्कशन होगा, जो भी G20 कंट्रीज हैं उनके जो भी एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। नेक्स्ट, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। तो स्वामी एक प्रकार से रेरा था, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी, रेरा, ठीक। तो उसको इसमें जो भी एक प्रकार से स्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कुछ उसमें इशूज हैं। रेरा जो लॉ लाया गया था, रेरा एक्ट, ये आपका 2016 में लाया गया था। मान लीजिए जैसे कि आप बड़े-बड़े शहरों में देखेंगे, बड़े-बड़े शहरों में आप बेसिकली दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, ऐसे कई बड़े शहर हैं इंडिया में, तो आप जाएँगे तो बेसिकली वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, आपको ऐसे बने-बनाए घर मिलते हैं, फ्लैट्स मिलते हैं। आपको जो बेसिकली क्या होता है, शुरुआत में एक वो होता है कि भाई इतने समय में आपको हम घर दे देंगे, इतना आपको शुरुआत में पेमेंट करना पड़ेगा, इतना आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। काफ़ी समय क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी 2023 में मुझे कहीं एक फ्लैट पसंद आया, तो मैंने उसको बोला कि 2024 तक मुझे फ्लैट चाहिए। उसने बोल दिया 2024 तक आपको फ्लैट मिल जाएगा। लेकिन जब 2024 आता है तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं सर, 1 साल और लगेगा, उससे मेरा नुकसान हो जाता है। तो भाई जो कस्टमर्स होते हैं उनके राइट्स को, उनके अधिकार को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए, इसके लिए रेरा एक्ट लाया गया था। बाकी जो भी इस प्रकार से जो भी ये इंडस्ट्री है, ठीक है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, इसको किस प्रकार से बूस्ट किया जाए, इसके लिए ये रेरा एक्ट लाया गया था। खैर इसको किस प्रकार से वो करना है, फंडिंग करनी है, सपोर्ट करना है, उसके लिए ये आपका एसबीआई स्कैप वेंचर्स और यूनिट ऑफ एसबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्पॉन्सर किया है। बाकी इसमें कुछ बताने को मेरे पास है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि स्वामी मिड इनकम हाउसिंग ये आपके रेरा से रिलेटेड है, फंडिंग को लेके। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पोर्टल जो है, ये पोर्टल इज सेंट्रलाइज्ड वन स्टॉप पोर्टल फॉर एग्री इन्वेस्टर्स। जो भी एग्री इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक पोर्टल है, मतलब वेब पोर्टल है, वेबसाइट है, जहाँ पे ये बेसिकली जो है डिपार्टमेंट्स, तो एक प्रकार से जो भी डिपार्टमेंट्स की फंडिंग है इसकी है, उससे इनको हेल्प मिलेगा। दूसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, हैंड होल्डिंग प्रोसेस फॉर इन्वेस्टर्स, उनको एक प्रकार से सपोर्ट करने के लिए भाई इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हर प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, मशीनरी को लेके, सीड्स को लेके, फर्टिलाइजर्स को लेके, एग्रोकेमिकल्स को लेके। बहुत बड़ी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे इंसेक्टिसाइड्स हो, ढेर सारी चीज़ें हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स मतलब भाई सामान की आवाजाही। मान लीजिए कोई केमिकल है, बाहर से आ रहा है, माने चाइना से कुछ केमिकल हम लोग मंगा रहे हैं, ठीक है, उस केमिकल को फिर हम लोग जो है किसी फैक्ट्री में ले जा रहे हैं, फिर फैक्ट्री में पैकिंग हो रहा है, फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर गोडाउन में जा रहा है, गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, प्रॉपर लॉजिस्टिक सर्किट है, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट आपका स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
प्रोटेक्शन SIPP 2016 में लॉन्च किया गया था IPR प्रोटेक्शन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बाय स्टार्टअप्स। जो भी स्टार्टअप्स, इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना? तो आपस में जो है एक प्रकार से जो भी उनके राइट्स हैं, जो भी इनके IPR राइट्स हैं, ठीक है? IPR में आपके कॉपी राइट्स हो सकते हैं, पेटेंट्स हो सकते हैं, डिजाइन हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। जैसे पेटेंट किसके लिए होता है? पेटेंट कुछ भी आप इन्वेंशन करते हैं, जैसे किसी ने पैरासिटामोल बनाया होगा, किसी ने हवाई जहाज बनाया होगा, किसी ने रेडियो बनाया होगा, किसी ने बल्ब बनाया होगा, तो किसी ने कंप्यूटर बनाया होगा, किसी ने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग बनाई होगी, पहली बार किसी ने इन्वेंट किया होगा ना भाई, किसी ने मोबाइल फ़ोन बनाया होगा, तो उसको पेटेंट मिलता है। डिज़ाइन किसके लिए मिलता है? आपने साड़ी का डिज़ाइन बनाया, अपने कार की डिज़ाइन बनाई, आपने बाइक की डिज़ाइन बनाई, आपने टैबलेट की डिज़ाइन बना दी, अपने मोबाइल फ़ोन की डिज़ाइन बनाई, ठीक है? आपने किसी बेड की डिज़ाइन बनाई, खैर उसके डिज़ाइन मिलता है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क बेसिकली यूपीएससी हिंदी का अपना ट्रेडमार्क है, एक लोगो है। जो आपका स्विफ्ट है, स्विफ्ट का अपना लोगो है, हुंडई वालों का अपना लोगो है, मर्सिडीज वालों का अपना लोगो है, ट्रेडमार्क, ठीक है? तो जिसके बेसिस पे हम लोग स्विफ्ट का एस देख लेते हैं, समझ जाते हैं स्विफ्ट का है, समझ रहे हैं ना? हुंडई का देख लेते हैं, चाहे टाटा का देख लेते हैं तो समझ जाते हैं टाटा की गाड़ी है, महिंद्रा की है, ठीक है? तो ये अपना ट्रेडमार्क हो गया। सिमिलर ट्रेड सीक्रेट होता है। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? बेसिकली जो पेप्सी है, पेप्सी का अपना एक ट्रेड सीक्रेट होता है। उसमें पीछे भले लिखा होता है इतनी कैलोरी है, ये है, इतना शुगर है, लेकिन ये नहीं लिखा होता भाई क्या-क्या कंपोज़िशन है स्पेसिफिकली। वो सालों से भई इतने सालों से पेप्सी ने जो है लोगों को पेप्सी पिलाया है, ठीक है? वो चाहती है भाई प्रॉफ़िट हमारा मेंटेन रहे, तो अपना ट्रेड सीक्रेट वो एक प्रकार से बना के रखी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ये मिनिस्ट्री ऑफ DPIIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है? ये सभी आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाता है ये बॉडी। और किस प्रकार से जो भी स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है, ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं, यूनिकॉर्न, कौन-कौन से कॉर्न, ठीक है? तो उनको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है उनके IPR राइट्स को। नेक्स्ट आपका एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। तो एविएशन समझ ही रहे हैं कि भाई कोई भी इंसिडेंट हवाई जहाज वाला होता है, एक बार हवाई जहाज में एक्सीडेंट हो गया, आसमान में उड़ रहा है, तो भाई 100 लोग हैं तो 100 निकल जाते हैं, ठीक है? तो बहुत ही एक प्रकार से उसमें क्या हुआ, और पहली बात तो ये हो गया, सेफ्टी वाली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि भाई टेक ऑफ हो रहा है, ये हो रहा है, कई बार हाईजैकिंग वाला इश्यू हो जाता है, तो बहुत ही एक प्रकार से वो एक प्रकार से क्रूशियल सेक्टर है एविएशन वाला। उसमें सेफ्टी को लेकर रैंकिंग निकाली गई है, तो इंडिया का पोजीशन जो है 48th रैंकिंग आया है। 2018 में इंडिया का 102nd था। समझ सकते हैं 4-5 साल में इंडिया का एक अच्छा जंप मिला है। खैर अच्छी बात है। और ये रैंकिंग जैसा कि मतलब एक रैंकिंग रैंकिंग हो, रिपोर्ट हो, कौन निकालती है पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। और 187 कंट्री, 187 कंट्री जो है, इसमें से इंडिया का 48th रैंकिंग आया है और सिंगापुर ने टॉप किया है। तो टॉप कौन किया है ये पता होना चाहिए, इंडिया की रैंकिंग क्या है ये पता होना चाहिए, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रैंकिंग निकाला है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रहा आपका इकोनॉमी से शॉर्ट टॉपिक का डिस्कशन, हम लोगों ने तेजी से किया है, ढेर सारे फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। अगर लेक्चर सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।